आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में 1949 से लागू शराबबंदी पे। कितनी नाइंसाफी है कि पूरे देश के लिए चखना बनाने वाले गुजरात को ही दारू पीने को नहीं मिलती। गुजरात में अल्कोहल खरीदना, बेचना, रखना और पीना क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जिसके लिए 10 साल की जेल या 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। पर अजीब बात यह है कि 40 साल की उम्र के बाद एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आप मेडिकल परमिट बनवा सकते हैं और अल्कोहल खरीद सकते हैं। क्या आपको लगता है इस परमिट का कोई मिसयूज नहीं होता? परमिट शॉप से कोई भी 25 साल से बड़ा व्यक्ति अल्कोहल परचेज करके अपने घर में कंज्यूम करे, ये लीगल हो सकता है। सिर्फ गुजराती पे पाबंदी लगाना तो भेदभाव है। सोचिए, अगर लोग सड़कों पे उतर आए शराबबंदी के खिलाफ धरना देने के लिए, तो गुजरात में सॉल्ट मार्च के बाद मोहट मार्च का तो नया इतिहास रचा जाएगा। प्रोहिबिशन के बावजूद गुजरात में जहरीली शराब पीने से हर साल कई जाने जाती हैं। 2009 में 150 कैजुअलिटीज के बाद मेहता कमीशन ने मिथाइल अल्कोहल के कंट्रोल के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी, उस पे गुजरात सरकार ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है। अगर सरकार को वाकई चिंता होती तो इसके लिए जिम्मेदार मिथनॉल पे रोक जरूर लगती। महिलाओं पे वायलेंस की अगर बात करें तो यह बिना शराब के भी होता है। जो वायलेंस कर रहा है वो पी के ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। और जितने भी लोग दारू पीते हैं सब हिंसा करते हैं, इसका कोई सबूत नहीं। शराब पी के गाड़ी चलाने या कोई और क्राइम करने के लिए कानून ऑलरेडी है, पर ये एक साइकोलॉजिकल इशू है जो अल्कोहल बैन से नहीं सुधर सकता। हरियाणा में प्रोहिबिशन के दौरान अल्कोहल माफिया की शुरुआत हुई और जो महिलाएं उनके खिलाफ बोली, उनमें से कुछ को मार दिया गया। ऋषिकेश में भी शराबबंदी है, पर वहाँ सब्जी मंडी से कोई भी शराब खरीद सकता है। बीजेपी गुजरात के प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद वहाँ के रूल्स और कल्चर के खिलाफ शराब की बिक्री शुरू करवाई। आखिर ये जबरदस्ती की सरकार करना क्या चाहती है? आपको जान के हैरानी होगी कि वापी, अंकलेश्वर और वडोदरा जैसे शहरों में एमडी और अन्य साइकोट्रोपिक ड्रग्स की फैक्ट्रीज के मामले सामने आए हैं। वो ड्रग्स महाराष्ट्र में भी बेची जा रही थी। मतलब स्टेट बॉर्डर पे उनको नहीं रोका जा रहा था, जबकि पुलिस गाड़ियां रोक रोक के अल्कोहल के लिए कितनी चेकिंग कर रही थी। ये ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GIDC से मिल रहा था। क्या सरकार इससे बेखबर थी? क्या ड्रग्स ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? गुजरात में इलीगल ड्रग्स बेचने में बूटलेगर्स का ही नेटवर्क शामिल है। छोटी उम्र के लड़कों के लिए ड्रग्स खरीदने में सस्ता और छुपाने में आसान है। मासूम बच्चे अनपेड लेबर का हिस्सा आसानी से बन जाते हैं और ड्रग माफिया उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मिशन वात्सल्य स्कीम के बजट में से सरकार ने 600 करोड़ काट दिए। ऐसे सुधार पे 1 रुपया भविष्य के हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एफर्ट्स में 12 रुपए बचा सकता है। प्रोहिबिशन के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में एडिक्ट्स हैं और एक भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं। या गरीब वर्ग में नशे से जूझ रहे लोग प्राइवेट इलाज का खर्चा उठा सकते हैं। प्रोहिबिशन सिर्फ एक नाटक है। परमिट होल्डर्स और आर्मी ऑफिसर्स को लीगली और बाकी सबको इलीगली होम डिलीवरी से अल्कोहल मिल जाती है। लीगल तरीके से अल्कोहल बेचा जाए और उसे गंभीरता से रेगुलेट किया जाए तो उससे बूटलेगर्स का काला धंधा रोका जा सकता है। प्रोहिबिशन के फेलियर का सबसे बड़ा जिम्मेदार बूटलेगर्स, पुलिस और सरकार का नेक्सस है। इनमें से किसी का भी लालच कम नहीं होगा और प्रोहिबिशन यूं ही फेल होता रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन बढ़ता रहेगा। तो आप ही बताइए, प्रोहिबिशन गुजरात के लिए फायदेमंद है या हानिकारक? नशे की धुत दिमाग में होती है या शराब की दुकान में? क्या नेताओं के ओल्ड मॉन्क बन जाने से एडिक्शन रुक जाएगा? क्या प्रोहिबिशन से नशे के पीछे की मानसिकता ठीक हो जाएगी? क्या गुजरात में अच्छे दिन सिर्फ बूटलेगर्स के लिए हैं? एडिक्शन एक लॉ इशू है या हेल्थ इशू? अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।